हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पर इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस इट बेल आइकन। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो पोएट थे, जो कि इसी वैली के नेटिव थे, इसी वैली में जन्मे थे, वो अर्नेस्ट के बारे में सुनते हैं एंड वो उसके पास आके उससे बातें करने लगते हैं। तो उनकी कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, उसके बाद उन आपस में क्या डिस्कस करते हैं, ये हम पढ़ते हैं। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. तो जैसे ही अर्नेस्ट ने पोएट की बातें सुनी, उसने क्या इमेजिन किया कि जो ग्रेट स्टोन फेस हैं वो आगे की ओर झुक के उसे सुन रहे हैं। तो उसे ऐसा लग रहा था कि इवन ग्रेट स्टोन फेस जो है वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पोएट की बातों में, तो आगे की ओर बेंड करके, फॉरवर्ड की ओर बेंड करके उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ही गेज इनटू द पोएट्स आईज, वो पोएट की आंखों में देखने लगे। सो गेज करना यानी स्टेयर करना या केयरफुली देखना। स्टेयर्ड। Who are you, my gifted guest? He asked. The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. You have read these poems, said he. You know me then, for I wrote them. So Ernest पूछता है, Who are you? कौन हो तुम? मेरे गिफ्टेड गेस्ट। सो गिफ्टेड है ना, आपके पास एक गिफ्ट है, आपके पास कोई टैलेंट है, तो इसलिए उनको बोल रहे हैं कि आप एक अतिथि हैं जो एक गिफ्टेड लग रहे हैं, मुझे टैलेंटेड लग रहे हैं, आप हैं कौन? सो पोएट ने अर्नेस्ट की बुक जो वो पढ़ रहे थे उसके बुक पे अपनी उंगली रखते हैं और क्या कहते हैं, आपने ये पोएम पढ़ी है, यू हैव रेड दीज पोएम्स, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं फिर, क्योंकि मैंने ही ये लिखी है, फॉर आई रोट दैम। तो अब एक इंटरेस्टिंग यूसेज है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड उसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फॉर है इसका मतलब है बिकॉज। एंड फॉर नॉर्मली हम एज अ प्रेपोजिशन यूज करते हैं, तब उसका मतलब डिफरेंट होता है। इट इज नॉट बिकॉज, वो बिलोंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फॉर समथिंग, फॉर समवन, फॉर दिस एंड दैट। बट यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, तो यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज ए कंजंक्शन, जैसे बिकॉज एक कंजंक्शन है। एंड ये बहुत ईजी होता है, जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में ऐसा लगे कि बिकॉज आना चाहिए पर वहाँ पे फॉर यूज कर दिया गया है, तो आपको तुरंत ही मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे फॉर का जो है मीनिंग बिकॉज की तरह में लिखा गया है। एंड अनदर हिंट ये होता है कि नॉर्मली जब भी आप फॉर को बिकॉज की तरह यूज करते हैं तो नॉर्मली यू विल से कि एक कॉमा के बाद फॉर लिखा जाता है, बिकॉज वो एक सेपरेट क्लॉज को डिफाइन करे, उस कंडीशनल को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ, जो भी हुआ यहाँ पे चीज क्या हुई, रिजल्ट क्या था, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं, क्यों? क्योंकि आई रोट दैम। तो ये एक कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। सो इस तरह के सेंटेंसेस के इस तरह से जो क्लॉज हैं उससे पहले एक कॉमा लगता है, तो इसीलिए जब भी आप ऐसा यूसेज देखेंगे जहाँ पे कॉमा है एंड देन फॉर है, तो यहाँ पे फॉर का मतलब बिकॉज ऐसा रहेगा। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स, ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, ही शुक हिज हेड एंड साइड। तो बार बार अर्नेस्ट क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे केयरफुली पोएट के फीचर्स। तो पोएट के फीचर्स है ना, पोएट कैसा दिखता है, उसकी आंखें कैसी, उसकी नाक कैसी है, बेसिकली उनके चेहरे को वो देख रहे, उनके फीचर्स को है ना, उनके चेहरे को देख रहे थे। और फिर वो किसकी तरफ देख रहे थे, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, एंड वापस पोएट के चेहरे की तरफ देख रहे थे। फिर उन्होंने अपना सर हिलाया और साय किया। साय करना यानी हताश होकर आप एकदम साउंड निकालते हो, निराश हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो क्यों निराश हो रहे, बिकॉज वो चाह रहे थे कि ये पोएट ही वो फाइनली वो इंसान हो, एंड वो मैच कर रहे थे कि क्या ये ग्रेट स्टोन फेस के साथ इनका चेहरा मिलता है, एंड फाइनली कंपैरिजन करने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, चेहरा नहीं मिल रहा है, तो वो निराश से हो गए। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट। सो जब उन्होंने साय किया, ऐसा दिखा कि वो निराश हो गए हैं, तो पोएट ने इंक्वायर किया, उनसे पूछा कि आप सैड क्यों हैं, उदास क्यों हैं। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read your poems I hoped that it might be fulfilled in you. तो उन्होंने बोला क्योंकि पूरी जिंदगी मैं क्या चीज, किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ, अवेटेड यानी इंतजार कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, फुलफिलमेंट यानी कंप्लीशन, इस प्रोफेसी का कंप्लीशन का वेट कर रहा हूँ कि ये प्रोफेसी सच हो जाए, ये भविष्यवाणी सच हो जाए। एंड जब मैंने तुम्हारी ये पोएम्स पढ़ी तो मैंने क्या हो किया, मैंने आशा की कि ये तुम्हारे द्वारा फुलफिल हो जाएगी, मतलब तुम ही वो इंसान होगे जिसकी हम सबको तलाश है, जो नोबलेस्ट इंसान रहेगा, जो कि इस वैली में पैदा हुआ है। यू होप्ड, आंसर द पोएट फेंटली स्माइलिंग, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। तुमने आशा की, पोएट ने आंसर किया, फेंटली स्माइलिंग, फेंटली यानी हल्के से, हल्के से उन्होंने स्माइल की। उन्होंने क्या कहा, आपने आशा की
कि आप मुझ में ग्रेट स्टोन फेस से लाइकनेस पाएंगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखूं। तो यहाँ पे लाइकनेस का मतलब है रिजेम्बलेंस। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं उसकी तरह दिखूं। सो ऑब्वियसली पोएट को भी पता है उस प्रोफेसी के बारे में, क्योंकि इस वैली के ही हैं, एंड उन्हें पता है कि अगर कोई इंसान उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखेगा तो वो सबसे महान आदमी होगा। एंड उन्हें क्या लगता है कि वो इस रिजेम्बलेंस के या इस प्रोफेसी के वो किरदार होने के योग्य नहीं है। इनफैक्ट जब भी आप ऐसे महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली जो कि बहुत लर्नर होते हैं, स्पेशली जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और जो स्पेशली ऐसे पोएट्स होते हैं जो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फिलॉसफी को, सोच विचारों को, तो आप उनमें एक क्वालिटी पाएंगे जिसे हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। सो ह्यूमिलिटी का क्या मतलब है? ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आप अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम आंकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ह्यूमिलिटी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आप कंफ्यूज मत कीजिए, बट नॉर्मली विथ ग्रेट नॉलेज, जब आप में इतना ज्ञान आता है तो आपके अंदर एक ये ह्यूमिलिटी भी आती है, एंड यही इस पोएट के अंदर हमें दिख रहा है। एंड व्हाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट, ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दीज थॉट्स वर्दी? तो फिर अर्नेस्ट उनसे पूछते हैं क्यों नहीं तुम वर्दी हो? उन्होंने बुक को पॉइंट किया, क्या तुम्हारे थॉट्स वर्दी नहीं है? क्या ये तुम्हारी जो सोच है, जिस सोच से तुमने ये पोएम्स लिखी हैं, क्या ये वर्दी नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find in me the face of the mountain? So क्या जवाब में कह रहे हैं? You can hear in them the distant voice of a हेवनली सॉन्ग। तुम इन देम, यानी यहाँ पे देम का मतलब है इन पोएम्स में, इन पोएम्स में तुम सुन सकते हो एक दूर से आने वाली दिव्य आवाज को, दिव्य गाने को। तो इनमें तुम क्या सुन सकते हो? एक दिव्य गाने की दूर से एक धीमी सी आवाज सुन सकते हो। तो डिस्टेंट का यहाँ पे मतलब अगेन क्या होगा? फेंट होगा, हल्की आवाज या धीमी आवाज। यहाँ पे फेंट का मतलब हो जाएगा धीमी। तो तुम इन पोएम्स में एक दिव्य गाने की धीमी सी आवाज सुन सकते हो, पर बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज नॉट करेस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, बट मेरी जो ये जिंदगी है डियर अर्नेस्ट, प्यारे अर्नेस्ट, हैज नॉट करेस्पॉन्डेड। करेस्पॉन्डेड का मतलब अग्रीड। मेरी लाइफ मेरे थॉट से अग्री नहीं करती है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े सपने थे, बट वो सिर्फ सपने थे। दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, मतलब वो सच नहीं हुए हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मुझे अपने सोच पर ही कम विश्वास होता है, अपने सोच में ही विश्वास की कमी है। लैक फेथ यानी लैक करने यानी कमी होना, फेथ यानी विश्वास। तो कभी कभी मुझे अपने ही विचारों पे, मैंने जो लिखे हैं उनमें विश्वास की कमी होती है। वाई देन, फिर क्यों? प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू, तो ये अर्नेस्ट को बुला रहे हैं प्योर सीकर, प्योर यानी पवित्र, सीकर जो ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वो? गुड एंड ट्रू। सो नोबलेस्ट पर्सन की तलाश में है वो, एक अच्छे सबसे महान इंसान की तलाश में। तो सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू का ये मतलब है, वो उनको बुला रहे हैं कि एक पवित्र इंसान जो तुम इतने अच्छे और ट्रू इंसान को ढूंढ रहे हो, क्यों तुम आशा कर रहे हो कि तुम्हें मेरे में इस माउंटेन का फेस दिखेगा। सो इन शॉर्ट वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इवन दो मैंने ये पोएम्स लिखी हैं, इवन दो ये मेरे ही थॉट्स हैं, एंड इवन दो तुम्हें ऐसा लगेगा इन पोएम्स को पढ़ के कि तुम एक दिव्य गाने को सुन रहे हो, बट मेरी अपनी जिंदगी इन थॉट्स के साथ मैच नहीं करती है। इनका कहने का मतलब क्या है? मैं खुद पूरी तरह से इन थॉट्स को लिव नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद इन थॉट्स को पूरी तरह से जी नहीं रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे इनमें खुद कम विश्वास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी पूरी तरह से जो भी वो लिखते हैं उसको जी नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ऑनेस्ट है, वो बहुत ऑनेस्ट है कि उनमें ये कमी है, एंड इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं सबसे महान इंसान नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें मुझ में उनसे मिलता हुआ चेहरा नहीं दिखना चाहिए। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। सो पोएट ने बहुत ही निराशा के साथ ये बोला। ऑब्वियसली कैसा सच बता रहे हैं? वो बता रहे कि मेरे भी बहुत सपने थे, शायद वो अपनी ज़िंदगी को, जिन थॉट्स को लिखते उस तरह से जीना चाहते थे, पर वो जी नहीं पाए, वो सिर्फ सपने रह गए। तो वो बहुत सैड हो गए हैं, एंड उनकी आंखें जो है वेट हो गई, गीली हो गई आंसुओं से, मतलब वो भावुक हो गए, वो रोने लग गए। एंड सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, एंड ये सुन के अर्नेस्ट की भी आंखें गीली हो गई, मतलब वो भी थोड़े भावुक हो गए। एट द आवर ऑफ सनसेट, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Together, he and the poet went to the meeting place arm in arm. From there could be seen the great stone face. So at the hour of sunset, मतलब
सूर्यास्त के समय, जैसा कि बहुत लंबे से चला आ रहा था जो कस्टम, क्या था वो कस्टम कि अर्नेस्ट जो है एक ग्रुप ऑफ नेबर से, जो अपने पड़ोसियों के ग्रुप से बातें करते थे, ओपन है, बाहर बैठ के सबसे बातें करते थे। सो आज वो पोएट के साथ उस मीटिंग प्लेस पे गए जहाँ पे वो लोगों से मिलते थे। आर्म इन आर्म, सो आर्म इन आर्म का मतलब यानी कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के। इसका मतलब ये भी हो सकता है ऐसे वो जैसे आप पुराने दोस्त के साथ हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, ये इस तरह से थोड़ा फॉर्मल में वॉट एवर इट इज, वो हाथ में हाथ मिला के वहाँ पे गए। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उनमें एक अच्छी गहरी दोस्ती पनपने लगी। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वहां से उस जगह से ग्रेट स्टोन फेस दिख रहा था जहाँ पे उनका मीटिंग प्लेस था। Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. So Ernest ने अपनी ऑडियंस को देखा, किस तरह से देखा, उसी फेमिलियर, जानी मानी, फेमिलियर यानी जानी मानी काइंडनेस के साथ, नम्रता के साथ अपनी ऑडियंस को देखा, और वो लोगों से बातें करने लगे जो भी उनके दिल और दिमाग में था। His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, एंड काइंड ऑफ वो कॉन्ट्रास्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं ऑथर, बता रहे हैं कि कैसे वो पोएट से डिफरेंट थे। उनके वर्ड्स में जो वो बोल रहे थे उसमें पावर थी। क्यों उनके वर्ड्स में पावर थी? क्योंकि वो जो वर्ड्स थे उनकी सोच के साथ अग्री करते थे, उनकी सोच ही उनके वर्ड्स में थी, जो वो सोचते थे वही बोल रहे थे, एंड उनकी सोच में, उनके जो थॉट्स थे उनमें रियलिटी थी, सच्चाई थी और गहराई थी। रियलिटी थी और डेप्थ थी, रियलिटी यानी सच्चाई, डेप्थ यानी गहराई, बिकॉज दे हार्मोनाइज। सो हार्मोनाइज का यहाँ पे अगेन मतलब होता है अग्री करना, तालमेल होना, कंसिस्टेंट होना। तो उनके थॉट्स जो हैं उनकी लाइफ के साथ अग्री करते थे, जो कि वो हमेशा जीते थे। तो इसका मतलब क्या है, वो कैसे डिफरेंट थे पोएट से, कि अर्नेस्ट जो सोचते थे वही बोलते थे, उनके वर्ड्स में इसलिए पावर थी, और जो उनकी थॉट्स थी वो उनकी लाइफ के साथ मैच करती थी, क्योंकि जो वो सोचते थे उसी तरह से अपनी जिंदगी भी बिताते थे। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, a life of good deeds and selfless love was melted into them. It was not mere breath that the preacher uttered. So वो सिर्फ एक सांस नहीं थी जो कि प्रीचर का मतलब क्या होता है? प्रीचर उन्हें कहते हैं जो स्पीच देते हैं कुछ भी मॉरल वैल्यूज या फिलोसफी के लिए। सो एनी पर्सन हु गिव्स स्पीचेस, ये किसी फिलोसफी के बारे में। तो इनफैक्ट जो भी रिलीजियस गुरुज होते हैं उनको भी प्रीचर कहा जाता है, क्योंकि वो रिलीजियस वैल्यूज के बारे में भाषण देते हैं। बट ऐसे कोई भी पर्सन जो कि मॉरल वैल्यूज के बारे में कुछ सिखाएं, उसके बारे में स्पीच दे, उनको भी प्रीचर कहा जाता है। एंड अटर करना यानी बोलना, स्पोक। इट वॉज नॉट मेयर ब्रेथ, सो सिर्फ वो सांस नहीं थी जो कि प्रीचर बोल रहे थे। तो जब भी आप बोलते हो तो आपके मुंह से एक सांस निकलती है। सो वो कहना चाह रहे थे कि वो जो बोल रहे थे वो ब्लैंक वर्ड्स नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो मीनिंगलेस है, उनमें कोई मीनिंग नहीं है। ये वर्ड्स थे लाइफ के, दे वर वर्ड्स ऑफ लाइफ। वर्ड्स ऑफ लाइफ का मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी लाइफ से रिलेटेड मीनिंग हो, जिसमें विजडम हो, जिस विजडम को यूज करके आप एक लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ जिंदगी गुजार सकते हैं। सो जिसमें लाइफ लेसन, वर्ड्स ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें लाइफ लेसन हो। एंड फिर क्या बोल रहे हैं ऑथर, उनकी लाइफ कैसी थी? अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव। सो वो अर्नेस्ट कैसे इंसान थे? सिर्फ अच्छा काम करते थे, और उनके अंदर सेल्फलेस लव था, बिल्कुल भी मतलब ही नहीं थी, सेल्फलेस लव था जो उनकी लाइफ में मेल्टेड था। सो मेल्टेड इनटू दैम यानी उसमें घुला हुआ था, उनमें पिघला हुआ था। बट इसको लिटरली नहीं लेना है, मेटाफोरिकली है। इसका मतलब उनकी लाइफ में सिर्फ गुड डीड्स और सेल्फलेस लव था, एंड यही उनके वर्ड्स में छलकता था। द पोएट एज ही लिसन्ड felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry that he had ever written. So poet जैसे वो सुन रहे थे, उनको क्या फील हुआ कि जो जिंदगी है और जो कैरेक्टर है, जिस तरह के इंसान है अर्नेस्ट, और जैसी उनकी जिंदगी है, वो नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री है। सो जिस तरह की पोइट्री वो लिखते हैं उससे भी ज्यादा नोबल। तो नोबल यानी जो जिसके हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, या सिंपल सेंस में आप कहते हैं महान। तो नोबल का मतलब महान, और नोबल यानी ज्यादा महान। सो ज्यादा महान टाइप की पोएट्री है। स्ट्रेन यानी काइंड, ये वर्ड आप हाल में बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे, न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस फॉर एग्जांपल। सो न्यू स्ट्रेन या स्ट्रेन का मतलब होता है न्यू काइंड, न्यू टाइप। सो ये एक ज़्यादा महान टाइप की पोएट्री है कंपेयर टू जो वो लिखा करते थे। His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage
as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. So ये सुनते ही उनकी आंखें भी भर आईं एंड उन्होंने खुद से कहा कि आज तक कोई भी ऐसा आदमी, ऐसा साधु, तो उनको वो एक साधु की तरह, सेज यानी साधु, तो उनको वो एक साधु के समान मान रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई भी ऐसा साधु जैसा इंसान नहीं रहा जो कितना योग हो, जो इतना माइल्ड हो, नम्र हो, इतना स्वीट हो और जिसका इतना थॉटफुल फेस हो। ये वर्ड हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं। और जिसके जो सफेद बाल हैं वो एक तरह से ग्लोरी डिफ्यूज कर रहे हैं। तो ग्लोरी का मतलब हो गया यहाँ पे ब्यूटी। तो सिंपली वो क्या बोल रहे हैं कि आज तक उन्होंने एक ऐसा आदमी नहीं देखा जो साधु के समान है और जो इतना योग्य है जितना कि ये है। एंड उनके जो सफेद बाल हैं डिफ्यूज है। डिफ्यूज का मतलब स्प्रेड, फैला होना। जिनके ब्यूटीफुल सफेद बाल पूरी तरह से फैले हुए हैं और जिनका फेस कैसा है, माइल्ड, स्वीट और थॉटफुल है। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, appeared the great stone face with white mists around it, like the white hairs around the brow of Ernest. At the moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face." और कुछ दूरी पर बट क्लियरली देखा जा रहा, क्लियरली टू बी सीन, क्लियरली विजिबल, क्लियरली दिख रहा था, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, हाई अप, ऊंचे में, सेटिंग सन यानी जो सन डूब रहा है उसकी गोल्डन लाइट, गोल्डन सी लाइट में दिख रहा था ग्रेट स्टोन का फेस एंड उसके अराउंड व्हाइट मिस्ट से, मिस्ट से यानी कोहरा। तो इस तरह से जैसे आप देखते हो कि पहाड़ों के अराउंड ऐसे कोहरे छाए हुए रहते हैं तो उनको मिस्ट कहते हैं। तो उनके अराउंड कोहरा या धुंध छाई हुई थी एंड वो ऐसा लग रहा था कि वो जो कोहरा है वो अर्नेस्ट के ब्रो के अराउंड व्हाइट हेयर जैसा दिख रहा है। तो इस तरह का कुछ है कि यहाँ जो मिस्ट है ऐसा लग रहा था कि इस तरह से उसकी दाढ़ी, उसके ब्रो, उसके व्हाइट बाल जैसे बन गए हैं। एंड उसी मोमेंट पे अर्नेस्ट के चेहरे पे एक ऐसा ग्रैंड एक्सप्रेशन आया, ऐसा महान सा एक्सप्रेशन आया कि पोएट मूव हो गए, पोएट एकदम इमोशनल हो गए एंड अपने आर्म्स उठा के, अपने हाथ उठा के चिल्लाने लगे, बिहोल्ड, बिहोल्ड, बिहोल्ड यानी देखो, सी, देखो देखो, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट खुद ही ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखते हैं। तो अर्नेस्ट ही वो महान आदमी है जिनकी खोज में हम इतने साल बैठे हुए थे। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. तब जैसा ही उस पोएट ने चिल्ला के बोला कि देखो देखो, अर्नेस्ट ही खुद ग्रेट स्टोन फेस जैसे दिखते हैं, तो उस समय लोग देखने लगे एंड उन्होंने क्या पाया कि जो भी पोएट कह रहे हैं वो ट्रू है। तो उन्हें लगा जो भी पोएट कह रहे हैं वो ट्रू है, प्रोफेसी फुलफिल हो गई, फाइनली जो भी भविष्यवाणी थी वो सच हो गई। पर अर्नेस्ट, उन्हें जो भी कहना था वो कहने के बाद, खत्म करने के बाद, पोएट का हाथ लिया उन्होंने। सो आर्म इन आर्म वापस वो स्लोली, धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगे, होमवर्ड यानी घर की ओर। सो वर्ड जहाँ पे आप ये भी वर्ड देखेंगे सफिक्स, इसका मतलब होगा उस डायरेक्शन में। सो अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, बैकवर्ड यानी पीछे की ओर। सो वैसे ही होमवर्ड, होमवर्ड का मतलब हो गया घर की ओर। सो वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चले, स्टिल होपिंग, स्टिल ये आशा करते हुए कि कोई ज्यादा बुद्धिमान, वाइजर एंड बेटर मैन, उनसे ज्यादा अच्छा इंसान बाय एंड बाय। सो बाय एंड बाय एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली या अंत में। तो अंत में उनसे ज्यादा बुद्धिमान और उनसे ज्यादा अच्छा आदमी अपीयर होगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। सो यहाँ पे अगेन जिस तरह से पोएट अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे थे, अर्नेस्ट भी खुद को वर्दी नहीं मानते कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा वो दिखते हैं। उनमें अगेन क्या क्वालिटी दिख रही है अर्नेस्ट में? ह्यूमिलिटी। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि एक क्वालिटी है जो कि लर्नेड और महान इंसान में आपको दिखेगी हमेशा, कि वो हम्बल होते हैं, उनमें ह्यूमिलिटी होती है। एंड सेम अर्नेस्ट में भी दिख रहा है, इवन दो सब मान रहे कि हाँ यही है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उन्हें अभी भी ये आशा है कि वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान और अच्छा आदमी आएगा जो कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। एंड नैथानियल हॉथॉर्न ने ये स्टोरी लिखी है। इनफैक्ट ये स्टोरी 1889 में लिखी गई थी एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, उसमें से ये एक स्टोरी है एंड ये अब्रिज्ड वर्जन। अब्रिज्ड का मतलब होता है शॉर्ट एंड, छोटी की हुई। सो अगर आपको कभी मौका मिले तो इनकी पूरी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं एंड वो दैट वुड बी लॉन्गर देन दिस वन, ये अब्रिज्ड वर्जन है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।